महाराष्ट्र में दो बड़ी घटनाएं जो बीते हफ्ते में हुई। एक, कांग्रेस ने नागपुर में जिस तरीके से जो अपनी रैली की, उसके मायने, उसके संकेत और जो भीड़ दिखाई दी, वो जो वहां पर तस्वीरों में लोग दिखाई दिए, वो कांग्रेस के अपने मोराल के लिए कितना जरूरी है। और जब कांग्रेस नागपुर में रैली कर रही थी समीर जी, उसी वक्त और उसके आसपास संजय राउत बार बार बता रहे थे कि 23 सीटों पर हम लड़ेंगे। संजय राउत अभी भी उस सीटों की बात कर रहे हैं जब वो दो पार्टियों के साथ लड़ते थे, भाजपा और शिवसेना। अब उनके भी घटक में 3 पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, लेकिन वो खुद कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। और हमने तो सोचा था साल खत्म होते होते ये तमाम दिक्कतें इस विपक्षी खेमे से खत्म हो जाएंगी, पर वो क्या नहीं दिख रही। मैं आपको दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहले मैं राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस की जो रैली हुई है नागपुर के, उसके बारे में जिक्र कर दूं। कांग्रेस का नागपुर का रैली करने के लिए एक विशेष आयोजन रहा था। देखिए, नागपुर विदर्भ में आता है, विदर्भ से 10 लोकसभा की सीटें आती है और विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस अपने आप को थोड़ा मजबूत पाती है महाराष्ट्र में बाकी जगह की तुलना में। उनका जो एक सांसद है 2019 में जीते थे, वो भी विदर्भ, नागपुर से जुड़ी हुई चंद्रपुर से ही जीते थे, तो एक सीट वहां से आई हुई है। इसके अलावा नागपुर में अंबेडकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। वहाँ अंबेडकरवादी बहुत लोग हैं, बौद्ध धर्म के बहुत लोग हैं, पिछड़े बहुत लोग हैं। वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसका भी विदर्भ के अंदर एक बड़ा ग्राउंड रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जब शिवसेना जब बनी, उद्धव ठाकरे अलग हुए, तो उद्धव ठाकरे अब वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी वंचित बहुजन आघाड़ी से बात कर रहे हैं सीटों के तालमेल के लिए, क्योंकि 2019 में इनका तालमेल नहीं हो पाया था, तो कम से कम 6 सीटों पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो वो उनको भी लाना चाहते हैं। और वहां विदर्भ के अंदर एक ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है जो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा था, कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा था। अब इनको ये लग रहा है कि जब मराठा डोमिनेंट भारतीय जनता पार्टी हो गई, कि मुख्यमंत्री भी मराठा बन गए, उप मुख्यमंत्री अजित पवार बन गए, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि अभी ओबीसी का जो वोट बैंक है, जो मराठाओं के खिलाफ मतदान करता रहता है अक्सर, वो विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ सकता है। कांग्रेस की एक रैली करने का कारण ये भी रहा, वहां पर एक ये भी रहा। हालांकि संघ मुख्यालय भी नागपुर से आता है, तो संघ को भी चुनौती देने के लिए, और राहुल गांधी तो संघ को हमेशा गाय बगाए मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते संघ के ऊपर, तो इसलिए भी राहुल गांधी ने नागपुर या कांग्रेस ने इसको चुना होगा। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा कारण रहा होगा। इसके अलावा जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात है, अगर आप गठबंधन की अगर बात करते हैं, तो शिवसेना 23 सीटों का अगर डिमांड कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लंबे समय से ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि दोनों आधी सीटों पे बांट लेंगे। 23 सीटों पे शिवसेना लड़ती थी, 25 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अंदर भी वैसा ही गठबंधन था। 26 सीटों पे कांग्रेस लड़ती थी, 22 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। लेकिन जिस हिसाब से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर टूट हो चुकी है और जिस हिसाब से शिवसेना टूट चुकी है, अब कांग्रेस एक बड़ा दल वहां पर है। और कांग्रेस ही आज की तारीख में अगर देखा तो कांग्रेस सबसे बड़ा महाराष्ट्र में दल है, जिसके सबसे सारे विधायक भी है और जिसका संगठन भी अभी फिलहाल जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई टूट नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अगर 23 सीटों की बात करी, तो शिवसेना इस आधार पर कर रही है कि 23 सीटों पर उसका संगठन मजबूत है, 23 सीटों पर उसके कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े हुए, भले ही सांसद और विधायक टूट के एकनाथ शिंदे के पास चले गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो शिवसेना का जो गठबंधन है वो शिवसेना का ही वोट बैंक है, वह अपने स्थानीय नेताओं के बाद भी शिफ्ट होता है। इसका एक उदाहरण भी है, जब नारायण राणे ने कांग्रेस शिवसेना छोड़ी थी और सिंधुदुर्ग से चुनाव लड़ा था बगावत कर, तो बाल ठाकरे प्रचार करने गए थे, उद्धव ठाकरे प्रचार करने गए थे नारायण राणे के खिलाफ, और वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, नारायण राणे जीत गए थे। वैसे ही अब स्थिति शिवसेना के साथ बनी हुई। एकनाथ शिंदे का अपना आधार है, कल्याण से उनका बेटा सांसद है, ठाणे के एकनाथ शिंदे दबंग नेता रहे। तो अब उद्धव ठाकरे की वो स्थिति नहीं है कि वो पार्टी टूटने के बाद भी वोट बैंक अपना जोड़ कर रख सके। मुझे लग रहा है चुनाव के बाद तय होगा कि कितना वोट बैंक किसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, तो इतना है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी भी है, सबसे बड़ी पार्टी भी है, और सबसे ज्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। शिवसेना को, उद्धव गुट को, कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह बहुत मुश्किल होगा कि राम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जिस हिसाब से खासतौर से महाराष्ट्र में लोकप्रियता है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लोग सके। मुझे ऐसा लग रहा है 48 सीटों में से 40 सीटें जीतने की स्थिति में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय सेवक संघ का बहुत बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बहुत एक्टिव है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है, और देवेंद्र फडणवीस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2019 तक का मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी एक बहुत शानदार और बेहतर कार्यकाल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, हालांकि वो 23 सीटों की मांग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना आखिरी में 15 सीटों पर मान जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये 4 दल शामिल करना चाह रहे हैं, इसमें अंबेडकर की पार्टी भी शामिल होगी। तो इसी स्थिति में शिवसेना को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा और शरद पवार को भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती जानते हैं और तीनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, एक सीट आई थी सिर्फ कांग्रेस की,
तो कांग्रेस के लिए भी ये मजबूरी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के लिए भी पार्टी टूटने के बाद ये मजबूरी है, उद्धव ठाकरे के लिए उससे बड़ी मजबूरी है कि उसके बाद उन्हें तुरंत विधानसभा चुनाव के अंदर जाना है। तो मुझे लग रहा है तीनों अपनी जमीनी हकीकत जानते हैं और उसी हिसाब से निर्णय लेंगे और तीनों आपस में सहमति कर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।